मुझे वह दोपहर आज भी साफ-साफ याद है जब हम दिल्ली के अपने छोटे से लिविंग रूम में थे। मैं पुराने सोफे पर लेटा हुआ था, पंखे की घरघराहट सुन रहा था, जबकि मेरी पत्नी लता टीवी पर अपना पसंदीदा सीरियल देखने में मग्न थी। दिन बिल्कुल सामान्य था। रसोई से दोपहर के खाने की महक आ रही थी, बाहर ऑटो रिक्शा का शोर था जो सुबह से थमने का नाम नहीं ले रहा था। और मैं एक ऐसे बूढ़े आदमी की थकान महसूस कर रहा था, जिसे अब जीवन की इस एकरसता की आदत पीडीडी खिंची चुकी थी। मैंने इस दुनिया में 7 दशक बिता दिए हैं और इस उम्र में मुझे किसी भी तरह के हंगामे की उम्मीद नहीं थी। मुझे लगा कि यह एक दादाजी की आम दोपहर है, जो रात के खाने का, कुछ पोते-पोतियों के आने का या उस शांत रात का इंतजार कर रहे हैं जब लता अपने फ़ोन में व्यस्त हो जाएगी और मैं कमरे में अकेला रहूँगा। हमारा लिविंग रूम छोटा है, लेकिन 2 बूढ़े लोगों के लिए काफ़ी है जिनकी अब ज़्यादा ज़रूरतें नहीं बची हैं। दीवारों पर हमारी पुरानी दिल्ली वाली शादी की तस्वीरें हैं, हमारे 3 बच्चों की बचपन की तस्वीरें और कुछ फ्रेम जिनमें राहुल और उसके चचेरे भाई-बहनों की तस्वीरें हैसियें हैं। कोने में एक पुरानी अलमारी है जो प्लेटों और गिलासों से भरी है, जिनका इस्तेमाल अब सिर्फ तब होता है जब कोई दावत हो। सच कहूँ तो मुझे इस जीवन की आदत हो गई थी। शांत, बिना किसी खास उत्साह के, लेकिन मैंने कभी शिकायत भी नहीं की। मैं सोचता था कि गरीबी से उठकर आए इंसान के लिए शायद यही सबसे बड़ा इनाम है। पत्नी और परिवार के साथ एक साधारण और शांत जीवन। लता अभी भी अपने टीवी में व्यस्त थी। वह दूसरी तरफ बैठी थी, एकदम रिलैक्स। एक पैर पर दूसरा पैर चढ़ाए, हाथ में रिमोट लिए, सीरियल के ड्रामे में ऐसे खोई हुई जैसे दुनिया की सारी समस्या वही हो। मैं उसके सीरियलों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि कहानी हमेशा वही होती है। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई अफेयर, कोई झगड़ा। आज मैं सोचता हूं, शायद उसे उन अभिनेताओं के डायलॉग इसलिए याद थे क्योंकि असल जीवन भी वैसा ही था, सिर्फ टीवी पर नहीं। हमारी शादी को बहुत समय हो गया है। पुरानी दिल्ली के एक मंदिर में हमारी शादी को 40 साल से ऊपर हो चुके हैं। एक साधारण सी शादी जिसमें दोनों परिवारों ने अपनी जमा पूंजी लगा दी थी। उस समय हमारे पास बड़ी रिसेप्शन पार्टी या होटलों के लिए पैसे नहीं थे जैसा आजकल फिल्मों में दिखता है। लेकिन हम खुश थे, या मुझे लगता था कि हम खुश थे। हमारे बच्चे पुरानी दिल्ली के उस छोटे से घर में बड़े हुए, भीड़-भाड़ और शोर के बीच, लेकिन हमने उन्हें एक अच्छा इंसान बनने में मदद की। उन सभी ने अपनी पढ़ाई पूरी की मुश्किलों के बावजूद, भले ही मुझे ऑटो ड्राइवर के रूप में दिन-रात काम करना पड़ा, और लता ने पड़ोसियों के था कपड़े सिले। हमें यहाँ जनकपुरी में रहते हुए लगभग 10 साल हो गए हैं। मेरे रिटायरमेंट के बाद हम यहाँ आए थे। बच्चों ने कहा था कि यहाँ ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा शांति है, ज़्यादा सुरक्षित है। हाँ, शांति तो है, लेकिन कभी-कभी शांति भी भ्रमित करने वाली हो सकती है, खासकर तब जब घर के लोग आपसे कोई गहरा राज को छिपा रहे हों। तभी मेरे सामने मेज पर रखा मेरा फोन बज उठा। वह एक छोटी सी मेज थी जिस पर अक्सर मेरी दवाइयाँ, टीवी का रिमोट और ऐसी छोटी-मोटी चीजें बिखरी रहती थीं, जो मुझे याद नहीं रहता कि मैंने कहाँ रखी थीं। मैंने स्क्रीन पर अपने पोते राहुल का नाम देखा, जो परिवार का सबसे हंसमुख बच्चा है। उस बच्चे का दिल बहुत साफ है। हमेशा हंसी मजाक, हमेशा स्कूल के किस्से। जब वह घर आता है तो मुझ में जान आ जाती है, जैसे मेरे पास मुस्कुराने की कोई वजह हो, भले ही मेरे घुटनों या कमर में दर्द हो रहा हो। मुझे उम्मीद थी कि मैं उसके नए दोस्तों, मोबाइल गेम्स या किसी सख्त टीचर के बारे में उसकी सामान्य कहानियां सुनूंगा। लेकिन जब मैंने फोन उठाया तो मुझे कुछ और ही सुनाई दिया। उसकी आवाज कांप रही थी, तेज थी और साफ लग रहा था कि वह किसी ऐसे जज्बात से गुजर रहा है जिसे मैं तुरंत नहीं समझ पाया। वह गुस्से में नहीं था, न ही पूरी तरह डरा हुआ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वह सदमे, उदासी और किसी ऐसी चीज का मिश्रण महसूस कर रहा हो जिसका मैं नाम नहीं दे पा रहा था। वह शायद बात करते हुए खुद से ही बड़बड़ा रहा था, क्योंकि कभी वह रुक जाता, कभी बहुत तेजी से बोलता। दादाजी, उसने मुझसे कहा, मैंने कुछ देखा है दादी के बारे में। मैं सन्न रह गया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरी पीठ पर कोई ठंडी लहर दौड़ गई हो।
क्या हुआ राहुल? मैंने पूछा अपनी आवाज को शांत रखने की कोशिश करते हुए ताकि वह और घबरा न जाए। एक वीडियो है, मेरे क्लासमेट के पास से आया। उसने ग्रुप चैट में दिखाया, बिल्कुल दादी जैसी दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है वही हैं। लेकिन लेकिन दादाजी, वो एक होटल में है, कुछ आदमियों के साथ। एक पल के लिए मेरी सांसें थम गईं। मैंने अपने दिमाग में उन शब्दों को बार-बार सुना। वीडियो, होटल, आदमी, दादी। ये किसी पहेली के उन टुकड़ों जैसा था जो मेरे दिमाग में फिट नहीं हो रहे थे, लेकिन गहराई में मैं जानता था कि कुछ तो जुड़ रहा है। एक ऐसी सच्चाई जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने उससे और साफ पूछने की कोशिश की, लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि मैं क्या सुनना चाहता हूं। सफाई? या बस यह सुनना कि शायद वह गलत है? क्या तुम्हें यकीन है राहुल? शायद कोई और हो। बहुत से लोग तुम्हारी दादी जैसे दिखते हैं। नहीं दादाजी, मुझे पक्का यकीन है क्योंकि मैंने उनके कपड़े देखे, वही ब्लाउज जो उन्होंने पिछले हफ्ते पहना था, और मैंने उनका बैग भी देखा, वो भूरे रंग का बैग जो वो अक्सर ले जाती हैं। मुझे महसूस हुआ कि मेरा चेहरा गर्म हो गया है, गुस्से से नहीं बल्कि शर्म और दर्द के मिले-जुले एहसास से। शर्म इसीलिए क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद यह सच हो, और दर्द इसलिए क्योंकि अगर यह सच है, तो इसका मतलब है कि मेरी पत्नी मुझे लंबे समय से धोखा दे रही है। मुझे सीने में भारीपन महसूस हुआ, जैसे वहां कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उस पल मैंने अपनी दाईं ओर देखा और लता को सोफे पर वैसे ही बैठे देखा, बिल्कुल रिलैक्स, जैसे उसके नाम से कोई भारी इल्जाम जुड़ा ही ना हो। वह शांत थी, अभी भी रिमोट पकड़े हुए, अभी भी टीवी के दृश्य में खोई हुई। उसके होठों के किनारे वही मुस्कान थी, वही मुस्कान जो मैं हर दिन देखता हूं। लेकिन आज, पहली बार, मुझे नहीं पता था कि वह मुस्कान असली है या सिर्फ एक नकाब। दूसरी तरफ मेरा पोता मेरे जवाब का या किसी प्रतिक्रिया का या किसी भी चीज का इंतजार कर रहा था, लेकिन मेरे पास कहने को कुछ नहीं था। मैं ठीक से कैसे बोल पाता जब मेरी दुनिया कुछ ही सेकंड में बिखर रही थी। क्या मैं उससे पूछूं कि उसने कैसे देखा, उसने मुझे क्यों बताया, और कौन जानता है? या मैं बस उससे कह दूं कि उसने जो देखा उसे भूल जाए और इसके बारे में बात ना करे? राहुल, मैंने उससे कहा, मेरी आवाज धीमी थी। बताने के लिए शुक्रिया। अभी किसी और को मत बताना, मैं देख लूंगा। फोन रखने के बाद मैं शून्य में घूरता रहा। मुझे अभी भी अपने कान पर फोन का स्पर्श महसूस हो रहा था, भले ही मैंने इसे काफी पहले नीचे रख दिया था। मैं फर्श की टाइलों के पैटर्न को देख रहा था, जिनकी मुझे पहले कभी परवाह नहीं थी, लेकिन अब वे इस सच्चाई को घूरने में मेरे साथ ही लग रहे थे जिसे मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था। लता को मेरे दिमाग में उठ रहे तूफान की कोई खबर नहीं थी। वह अभी भी वहां बैठी थी, मेज से उठाई हुई टॉफी चबा रही थी और कभी-कभी टीवी पर किसी सीन को देखकर हंस भी रही थी। उसका यह सामान्य व्यवहार मेरे लिए खंजर जैसा था। वह इतना रिलैक्स कैसे हो सकती है अगर वह ऐसा कुछ छिपा रही है, या शायद वह यह सब बहुत समय से कर रही है और अब उसे नाटक करने की आदत हो गई है। मुझे वे रातें याद आईं जब वह कहती थी कि वह मंदिर में कीर्तन के लिए जा रही है, या वे दोपहरें जब वह यह कहकर निकलती थी कि वह अपनी किसी सहेली के साथ सत्संग में जा रही है। तब मैंने कभी शक नहीं किया। इस उम्र में मैंने सोचा कि मोहल्ले की दुकानों पर गपशप करने या पड़ोसियों से ईर्ष्या करने से बेहतर है कि वह इन चीजों में मन लगाए। मैंने सोचा था कि अच्छा है, वह धार्मिक है, शायद बुढ़ापे में हमारा जीवन और बेहतर हो जाएगा। लेकिन अब हर वह विवरण चुभने लगा जिसे मैंने पहले नजरअंदाज कर दिया था। उसका परफ्यूम, जो सिर्फ मंदिर जाने के लिए बहुत तेज था। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन जब भी वह बाहर जाती हमेशा तेज खुशबू वाला परफ्यूम लगाती, भले ही वह कह रही हो कि बस पास ही जा रही है। मैंने तब कहा था, शायद उसे पसंद है, या शायद वह नहीं चाहती कि बाहर पसीने की बदबू आए। लेकिन अब उस खुशबू का मतलब कुछ और लग रहा था।
जैसे किसी को रिझाने के लिए हो, पूजा के लिए नहीं। उसका थके हुए घर लौटना, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी चमक होना। कभी कभी जब वह आती थी तो उसकी सांसें थोड़ी तेज होती थीं, जैसे वह दौड़कर या कसरत करके आई हो। लेकिन वह बस इतना कहती थी कि कीर्तन लंबा चला या मंदिर में बहुत गर्मी थी। मैं तब विश्वास कर लेता था। अब मैं सोचता हूं कि मैं उन झूठों पर और कितनी बार विश्वास करता। मुझे वे मौके भी याद आए जब अचानक उसका फोन बजता और वह तुरंत उठकर बाथरूम में या घर के बाहर जाकर बात करती। मैंने तब सोचा था शायद उसकी बहन या किसी सहेली का जरूरी फोन होगा। अब मैं सोचता हूं कि क्या वह उन वीडियो वाले आदमियों में से किसी का फोन था। मैं चीखना चाहता था, मैं वहीं उससे पूछना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर पाया। मैं उससे उस चीज के बारे में कैसे बात करूं जिसके बारे में मुझे अभी पक्का नहीं पता, या उस चीज के बारे में जो अगर पक्का भी हो जाए तो भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता। मैं वह बात कैसे शुरू करूं? लता, हमारे पोते ने एक वीडियो देखा है जिसमें तुम किसी होटल में हो। यह सुनने में ही कितना अजीब लगता है, और शायद वह सोचेगी कि मैं पागल हो गया हूं या सपना देख रहा हूं। इसीलिए मैं बस अपनी जगह पर बैठा रहा, टीवी देख रहा था, लेकिन मेरा ध्यान वहां नहीं था। मुझे अब डायलॉग सुनाई नहीं दे रहे थे, मुझे अब सीन समझ नहीं आ रहे थे। मेरे दिमाग में बस राहुल की आवाज गूंज रही थी, उसके स्वर में वह डर, और वे शब्द होटल, वीडियो, आदमी, दादी, बार बार एक फटे हुए रिकॉर्ड की तरह, बार बार एक मंत्र की तरह, जिसे मैं सोचना नहीं चाहता लेकिन जो दिमाग से जा भी नहीं रहा था। उन सभी भावनाओं के नीचे मेरे अंदर कुछ पनपने लगा था। मुझे अभी पक्का नहीं था कि क्या, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि आने वाले घंटों या दिनों में कुछ ऐसा होगा जिसका मैं अभी नाम नहीं ले सकता। यह अभी गुस्सा नहीं था, यह अभी नफरत नहीं थी, लेकिन यह समुद्र में आने वाले तूफान जैसा था। अभी सब शांत है, लेकिन आप महसूस कर सकते हैं कि हवा बदल रही है। मैंने फिर से लता की ओर देखा। वह अभी भी मुस्कुरा रही थी। उसकी दुनिया अभी भी सुरक्षित थी। लेकिन मेरे अंदर मैंने महसूस किया कि हमारे बीच एक दीवार खड़ी हो गई है, भले ही हमारे हाथ लगभग एक दूसरे को छू रहे थे। और उस रात मैं ठीक से सो नहीं पाया। मेरी आंखें तैर रहे बंद थीं, लेकिन मेरा दिमाग जाग रहा था, उन सवालों के इर्द गिर्द घूम रहा था जिनका कोई जवाब नहीं था, और उन छवियों के इर्द गिर्द जिन्हें मैं स्वीकार नहीं करना चाहता था। मैंने ऐसा दिखावा करने की कोशिश की कि सब कुछ सामान्य है। मैं सोफे पर ठीक से बैठ गया और अपनी नजरें टीवी पर टिकाने की कोशिश की। मुझे सामान्य व्यवहार करना था, मुझे लता को दिखाना था कि कुछ नहीं हुआ है, कि मेरे पोते द्वारा लाए गए इस राज को कोई नहीं जानता। लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसके सीरियल के डायलॉग ठीक से नहीं सुन पा रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हीरो कौन है, विलेन कौन है, और मुझे किस पर तरस खाना चाहिए। मेरे दिमाग में बस वही दोहरा रहा था जो मेरे पोते ने अपनी दादी और उस होटल के बारे में, उन आदमियों के बारे में, और इस साधारण सच्चाई के बारे में कहा था कि शायद मुझे लंबे समय से धोखा दिया जा रहा है। बाहर मुझे अभी भी सड़क का शोर महसूस हो रहा था। ई रिक्शा गुजर रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे, कुत्ते भौंक रहे थे। लेकिन लिविंग रूम के अंदर मुझे लगा कि सन्नाटा ही सबसे तेज आवाज है। एक ऐसा सन्नाटा जो सवालों से, चिंताओं से और उन मानसिक चित्रों से भरा था जिन पर मैं विश्वास नहीं करना चाहता था, लेकिन जिन्हें नकारना भी मुश्किल था। उसे देखते हुए अचानक मेरे दिमाग में वे यादें कौंध गईं जब वह कहती थी कि वह मंदिर में सत्संग में है। तब मैंने कभी शक नहीं किया। आखिर मैं शक क्यों करता? वह मेरी पत्नी है। मैं उससे प्यार करता हूं, और हमारी उम्र में यह नामुमकिन था कि वह कुछ गलत करे। नामुमकिन था कि वह मुझे धोखा देगी, खासकर इस तरह से। लेकिन अब मुझे उसका हर बार यह कहना याद आ रहा था, आज सत्संग लंबा चलेगा। उसका हर बार थोड़ा थके हुए लेकिन चेहरे पर चमक लिए घर आना। हर बार जब उसने अपनी सहेली सरला या बिमला का नाम लिया कि वे उसके साथ मंदिर में थीं। मुझे वे पल भी याद आए जब मैंने उससे पूछा कि क्या मैं उसके साथ मंदिर चलूं, और उसका हमेशा यही जवाब होता था, नहीं जी, आप थक गए होंगे, मैं चली जाऊंगी, सरला तो है ही साथ में। तब मैं उस जवाब से खुश होता था। मैं खुद से कहता था, अच्छा है मुझे जाना नहीं पड़ेगा क्योंकि मेरा शरीर भी अब बहुत थक चुका है। लेकिन अब
मैं सोच रहा हूँ कि वह हमेशा मुझे अपने साथ ले जाने से मना क्यों करती थी? क्या वह नहीं चाहती थी कि मैं उसके साथ रहूँ? क्या वह नहीं चाहती थी कि मैं देखूँ कि वह वास्तव में कहाँ जा रही है? मुझे एक रात याद आई, शायद 3 महीने पहले की बात है, जब आधी रात को उसका फ़ोन अचानक बज उठा। मैं जाग रहा था क्योंकि मेरी कमर में दर्द हो रहा था और मैं बेड के पास टेबल पर रखे उसके फ़ोन की वाइब्रेशन सुन सकता था। उसने तुरंत फ़ोन उठाया, स्क्रीन देखी और बात करने के लिए बाथरूम की तरफ चली गई। मैंने अंदर से उसकी फुसफुसाहट सुनी, धीमी आवाज़, तेज़ शब्द और कुछ मिनटों बाद वह बिस्तर पर वापस आ गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने उससे पूछा कि किसका फ़ोन था? उसने कहा कि उसकी बहन का था, गाँव में कोई इमरजेंसी थी। लेकिन अगले दिन मैंने उसकी बहन के यहाँ किसी इमरजेंसी के बारे में नहीं सुना। क्या मुझे वह भूल जाना चाहिए था या मुझे उस याद को वापस लाकर उससे फिर पूछना चाहिए? और वह परफ्यूम जो सिर्फ मंदिर जाने के लिए बहुत ज़्यादा था। मुझे नहीं पता कि उसे वह परफ्यूम कहाँ से मिलता था, लेकिन वह वाक़ई बहुत खुशबूदार था। कभी-कभी जब वह सत्संग से वापस आती तो 2 घंटे बीत जाने के बाद भी मुझे उसकी खुशबू आती रहती। मैंने तब कहा था, शायद उसे परफ्यूम लगाने का शौक है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि वह परफ्यूम वास्तव में किसके लिए था? भगवान के लिए या किसी और इंसान के लिए? मैंने उसके कपड़ों के बारे में भी सोचा। वह हमेशा अपने बाल संवारती, बाहर जाने से पहले हमेशा आईने में देखती, कपड़े चुनने में हमेशा अतिरिक्त समय लगाती। तब मैं खुश होता था, मैं खुद से कहता था, अच्छा है वह अपना ख्याल रखती है और बुढ़ापे में भी उसे अपने लुक्स की परवाह है। लेकिन अब मैं सोच रहा हूं कि उसके सजने संवरने की असली वजह क्या है? क्या वजह मैं नहीं बल्कि कोई और है? पासे गिरा से है। लिविंग रूम के सन्नाटे में मैंने महसूस किया कि अब मैं लता के साथ पहले जैसा नहीं रह गया हूं। हमारे लंबे साथ में पहली बार मैंने चुप रहने और सवालों को अपने अंदर दफन करने का फैसला किया। मैं उससे सीधे पूछने की हिम्मत नहीं कर सकता था क्योंकि शायद इससे मुसीबत और बढ़ जाए। शायद वह कहे कि मैं पागल हो गया हूं, कि मैं बहुत शक करता हूं या कि मुझे उस पर भरोसा नहीं है। शायद वह मुझे ही गलत साबित कर दे और हमारे बच्चों और पड़ोसियों की नजरों में मैं ही बुरा बन जाऊं। लेकिन मेरे मन में मैं धीरे धीरे एक ऐसी चीज तैयार कर रहा था जिसे मैं अभी बदला नहीं कहना चाहता। मुझे अभी पक्का नहीं था कि कैसे, मुझे पक्का नहीं था कि कब, लेकिन मैं जानता था कि मैं जीवन भर चुप नहीं रह सकता। मैं ऐसा नाटक नहीं कर सकता कि मुझे कुछ नहीं पता और अपने ही घर में बेवकूफ बना रहूं। मुझे सबूत चाहिए। मुझे सबूत चाहिए कि यह सिर्फ एक बच्चे के चंचल दिमाग की उपज नहीं है या किसी और की गपशप नहीं है। मैं सोफे से उठा और रसोई की ओर चला गया। मैंने लता से कहा कि मैं बस पानी पीने जा रहा हूं। उसने बस सिर हिलाया, मेरी तरफ देखा भी नहीं। अभी भी टीवी में व्यस्त थी। रसोई में मैं सिंक के सामने रुका, हाथ में गिलास पकड़े हुए और खिड़की से सड़क की ओर देखा। मैंने दूसरी तरफ के घरों की रोशनी देखी, गुजरते हुए लोगों को, मोहल्ले के सामान्य दृश्यों को। लेकिन मुझे लगा मैं अब उस सामान्य दुनिया का हिस्सा नहीं हूं। मुझे लगा मैं एक ऐसी कहानी में कैद हूं जिसकी शुरुआत मुझे नहीं पता और जिसका अंत मुझे नहीं पता। मैं वापस लिविंग रूम में आया और फिर से सोफे पर बैठ गया। मैंने फिर से लता को देखा। अब मैं उसे ज्यादा गौर से देख रहा था। मैंने उसके चेहरे को देखा, उसके सांस लेने के तरीके को, उसकी भौहों को जो टीवी पर गंभीर सीन आने पर थोड़ी सिकुड़ जाती थीं, उसके हाथों को जो उसके घुटनों पर रखे थे। ये सारी बातें मैं पहचानता हूं। ये वो बातें हैं जिनके साथ मैंने 40 साल से ज्यादा बिताए हैं। लेकिन आज रात ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अजनबी को देख रहा हूं। जैसे उसने कोई नकाब पहन रखा हो और उस नकाब के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे मैं वास्तव में नहीं जानता। मैंने हमारे साथ बिताए सालों के बारे में सोचा। मुझे शादी के बाद हमारी पहली मुलाकात याद आई। पुरानी दिल्ली में मेरे माता-पिता के घर के छोटे से कमरे में हमारी पहली रात और सरकारी अस्पताल में पैदा हुआ हमारा पहला बच्चा। मुझे मुश्किल वक्त भी याद आया जब हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे।
जब मुझे बुखार से तपते बच्चे की दवा खरीदने के लिए डबल शिफ्ट में ऑटो चलाना पड़ता था। मुझे वे रातें भी याद आईं जब हम पैसों को लेकर, कर्ज को लेकर, जीवन के क्या थे, फैसलों को लेकर लड़ते थे। लेकिन उन सभी यादों में वह डर शामिल नहीं था जो मैं अभी महसूस कर रहा हूं। वह शक शामिल नहीं था जो मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। मैं घंटों शून्य में घूरता रहा। मैंने समय का ध्यान नहीं रखा। मुझे नहीं पता कि टीवी पर कितनी बार विज्ञापन आए। बस इतना पता है कि रात हो गई थी जब लता ने कहा कि वह सोने जा रही है। वह उठी, दरवाजे और खिड़कियां बंद की और कमरे की ओर चल दी। उसने मुझे बुलाया, पूछा कि क्या मैं आ रहा हूं। मैंने कहा बस थोड़ी देर में थोड़ा और टीवी देखूंगा। उसने सिर हिलाया और कमरे में चली गई। जब वह अंदर चली गई मैं फिर से सोफे पर बैठ गया, लेकिन अब मैं अकेला था। अब टीवी का शोर नहीं था, कमरे में पंखे का शोर नहीं था। मुझे बस बाहर वाहनों की आवाज सुनाई दे रही थी, पड़ोसी के कुत्ते का भौंकना और मेरी अपनी सांसें जो भारी लग रही थीं, जैसे मैं बहुत थक गया हूं। मैंने अपना फोन निकाला और राहुल का नंबर देखा। मैं उसे दोबारा कॉल करना चाहता था, पूछना चाहता था कि क्या उसके पास उस वीडियो की कॉपी है, क्या वह मुझे दिखा सकता है और कौन जानता है। लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। आधी रात हो चुकी है, शायद वह सो रहा होगा और अगर मैं उसे अभी फोन करूंगा तो शायद वह और डर जाए या भ्रमित हो जाए। मुझे पहले ठीक से सोचना होगा। मुझे पहले अपने अगले कदम की योजना बनानी का किमाता होगी। उस रात मैं कमरे में गया और लता के बगल में लेट गया। वह सो रही थी गहरी नींद में और मैं उसकी धीमी सांसें सुन सकता था। उसकी पीठ मेरी तरफ थी, दीवार की ओर मुंह करके, और उसने कंबल ठीक से ओढ़ रखा था। मैंने उसकी पीठ को देखा, उसके बालों को जो उम्र के कारण थोड़े सफेद हो गए थे। मैंने सोचा कि मैं उसे कितना प्यार करता था, कैसे मैंने मुश्किल समय में उसका साथ दिया, कैसे मैंने उन लोगों से उसका बचाव किया जिन्होंने हमें जज किया। और मैंने यह भी सोचा कि क्या जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया वह सच था, या मैंने बस उस व्यक्ति पर अपना समय और प्यार बर्बाद कर दिया जो वास्तव में मुझसे प्यार नहीं करता था। मैं ठीक से सो नहीं पाया। आंखें बंद थीं लेकिन दिमाग जाग रहा था। उन सवालों में घूम रहा था जिनका कोई जवाब नहीं था और उन तस्वीरों में जो दिमाग से जा नहीं रही थीं। मुझे फोन पर राहुल की आवाज याद आई, कांपती हुई, डरी हुई और अनिश्चित कि उसे क्या करना चाहिए। मुझे उसके शब्द भी याद आए, दादी जैसी दिख रही हैं और होटल में आदमियों के साथ। वे शब्द मेरे दिमाग में बार बार बज रहे थे, किसी बुरे सपने के बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह। अगले दिन जब मैं उठा तो अभी जल्दी थी, बाहर सूरज की रोशनी नहीं आई थी। लता अभी भी मेरे बगल में सो रही थी। मैं धीरे से उठा, तैयार हुआ और रसोई की ओर चला गया। मैंने कॉफी बनाई, वही सस्ती वाली इंस्टेंट कॉफी, और पानी के गर्म होने का इंतजार करते हुए मेज पर बैठ गया। वहां बैठे हुए मैंने अपने आसपास की चीजों को देखा। सिंक में पड़े बर्तन, मेज पर पुराना प्लास्टिक का कवर, दीवार पर कैलेंडर जिस पर जन्मदिन और सालगिरह की तारीखें मार्क की हुई थीं। यह सब मेरे लिए जाना पहचाना था, लेकिन आज सुबह सब कुछ अजीब लग रहा था। मैं सोच रहा था कि इस दिन की शुरुआत कैसे करूं। क्या मैं सामान्य रूप से चलूं? क्या मैं ऐसे व्यवहार करूं जैसे कोई समस्या नहीं है? या क्या मैं बेचैनी दिखाऊं, थोड़ा अलग व्यवहार करूं, ताकि लता को पता चले कि मेरे अंदर कुछ ठीक नहीं है? मुझे नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मुझे सबूत चाहिए। मुझे ऐसा सबूत चाहिए जिसे मैं खुद देख सकूं, खुद सुन सकूं और खुद छू सकूं। मैं बस इंतजार नहीं कर सकता और अपने पोते की कहानी पर निर्भर नहीं रह सकता। मुझे कुछ करना होगा, मुझे सच्चाई ढूंढनी होगी, चाहे वह कितनी भी कड़वी क्यों ना हो। और जब मैं वह गर्म कॉफी पी रहा था जो मेरी जीभ पर कड़वी लग रही थी, तो मैंने उन तरीकों के बारे में सोचना शुरू किया जिनसे मैं वह सबूत हासिल कर सकता था जिसकी मुझे जरूरत थी। मैंने सोचा कि क्या मैं उसके सोते समय उसका फोन चेक करूं, या अगली बार जब वह घर से बाहर निकले तो उसका पीछा करूं। मैंने यह भी सोचा कि क्या मुझे दूसरे जैसा से है लोगों से पूछना चाहिए, उसकी सहेलियों से या उन पड़ोसियों से जो शायद उसका राज जानते हों। कई तरीके थे, कई संभावनाएं थीं, लेकिन सब में खतरा था। खतरा कि उसे पता चल जाए कि मैं उस पर शक कर रहा हूं और वह और ज्यादा सतर्क हो जाए।
खतरा कि अगर मेरा शक गलत निकला तो मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा। खतरा की राह जाते कि हमारे बीच सब कुछ बदल जाएगा और हम कभी वापस पहले जैसे नहीं हो पाएंगे। लेकिन चाहे कितना भी खतरा हो, मैं जानता था कि मैं रुक नहीं सकता। मैं जीवन भर यह दिखावा नहीं कर सकता कि मैं खुश हूं, कि मैं संतुष्ट हूं, कि मेरे दिल में कोई समस्या नहीं है। क्योंकि सच तो यह है, उस रात से जब फोन बजा और मैंने राहुल की आवाज सुनी, मेरी शांत दुनिया खत्म हो गई। और अब जब वह नहीं रही तो मुझे नई दुनिया ढूंढनी होगी, भले ही मुझे अभी पता ना हो कि वह कैसी दिखती है। अगले दिन सुबह सुबह मैंने कहा कि मैं बाजार से मछली लाने जा रहा हूं। मैंने लता से कहा कि शायद मुझे सस्ती मछली मिल जाए, और अगर ताजी दिखी तो मैं बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ले आऊंगा अगर वे वीकेंड पर आए। लता मेरे साथ नहीं आई। उसने कहा कि वह थक गई है और बस आराम करना चाहती है। उसने कहा, ठीक है, तुम ही ले आओ, तुम्हें पता है मुझे क्या चाहिए। मैंने बस सिर हिलाया, थैला और बटुआ लिया और घर से निकल गया। उसे आदत है कि मैं ऐसे छोटे-मोटे काम करता हूं, इसीलिए उसे कोई शक नहीं हुआ। लेकिन मैं बाजार नहीं गया। मैंने एक बस पकड़ी और पश्चिम दिल्ली की ओर चल दिया, राहुल के घर की तरफ। सीने में भारीपन और इस डर के साथ कि कहीं मेरा डर सच ना हो। बस में सफर करते समय मैंने अपने साथ बैठे लोगों के चेहरों को देखा। कुछ छात्र स्कूल जा रहे थे, कुछ कर्मचारी ऑफिस जा रहे थे, कुछ महिलाएं थैले लिए शायद बाजार से आ रही थीं। वे सब सामान्य लग रहे थे, जैसे उनके जीवन में कोई बड़ी समस्या ना हो। मुझे लगा कि सड़क पर हर चेहरा उस राज को जान सकता है जिसे मैं छिपा रहा हूं, भले ही यह नामुमकिन था। शायद मुझे बस ऐसा लग रहा था क्योंकि मैं बहुत ज्यादा सचेत हो गया था, बहुत डरा हुआ कि कहीं कोई मेरे चेहरे पर उदासी या गुस्सा ना देख ले। जब मैं अपने पोते के घर पहुंचा तो वह मुझे गेट पर ही मिला। उसकी मुस्कान पहले जैसी हल्की नहीं थी। मैंने उसकी आंखों में डर, संकोच और शायद थोड़ा अपराध बोध देखा, क्योंकि वह मेरे पास यह खबर लाया था जिसे मैं सुनना नहीं चाहता था। लेकिन मैंने उसे गले लगाया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे सच बताने के लिए धन्यवाद दिया। वह मुझे अपने कमरे में ले गया, एक छोटा सा कमरा जो क्रिकेट खिलाड़ियों के पोस्टर और दोस्तों के साथ उसकी तस्वीरों से भरा था। कोने में एक छोटी स्टडी टेबल थी, बिस्तर पर चादर बिखरी हुई थी और एक छोटा पंखा चल रहा था। वह बिस्तर पर बैठ गया और मैं स्टडी टेबल के सामने वाली कुर्सी पर। उसने मुझे समझाया कि कैसे उसे ग्रुप चैट में वह वीडियो मिला। उसने बताया कि उसके एक क्लासमेट ने एक छोटी क्लिप शेयर की थी जिसमें उसकी दादी जैसी दिखने वाली एक बुजुर्ग महिला कुछ आदमियों के साथ एक होटल में घुस रही थी। दादाजी, उसने कहा। जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि मैं इसे अनदेखा कर दूं। मैंने सोचा शायद मैं गलत हूं, लेकिन मैंने इसे फिर से देखा, कई बार देखा, और वह वास्तव में उन्हीं की तरह दिख रही थीं। दादाजी सच में वही थीं। मैंने स्थिति की गंभीरता को महसूस किया। यह सिर्फ गपशप नहीं थी, यह किसी और की कहानी नहीं थी। यह एक वीडियो था, सबूत था जिसे मेरे पोते ने खुद देखा था। उसने मुझे अपना फोन दिया और तभी मैंने पहली बार उस दुनिया की झलक देखी जिसे न देखना ही मैं पसंद करता। वीडियो में धुंधला ही सही, लेकिन चेहरा पहचानने के लिए काफी था। होटल की नीली रोशनी, उसका साइन बोर्ड जो मैं अक्सर बस से गुजरते हुए देखता था, और कैमरे के पास उस महिला की आत्मविश्वास भरी चाल। मैंने उसका ब्लाउज देखा, सफेद रंग का, जिस पर फूलों का प्रिंट था, वही ब्लाउज जो मुझे पता था कि उसने उस दिन पहना था। मैंने उसका बैग भी देखा, वह भूरे रंग का चमड़े का बैग जिसे मैंने कभी चाबी ढूंढते समय पकड़ा था। और मैंने उसका चेहरा देखा, इतना साफ नहीं, लेकिन मुझे इशिंकी का था पहचानने के लिए काफी था। उसके बाल जो थोड़े सफेद हो चुके थे, उसका शरीर जो उम्र के साथ थोड़ा भारी हो गया था, और उसकी चाल जो उस जगह के लिए काफी जानी पहचानी लग रही थी। मैंने उन आदमियों को भी देखा जो उसके पीछे चल रहे थे। 3 आदमी थे। उससे छोटे लग रहे थे, शायद 30 या 40 साल के। वे हंस रहे थे, जैसे वे ऐसे दृश्यों के आदी हों, जैसे वे जो कर रहे हैं वह सामान्य हो। उनमें से एक ने लता की कमर पर हाथ रखा हुआ था, और मैंने देखा कि वह हंसी, जोर से हंसी, जैसे वह खुश हो, जैसे घर पर उसका कोई पति इंतजार ना कर रहा हो। उसे देखते हुए मुझे लगा जैसे मेरे घुटनों की ताकत खत्म हो रही है, जैसे कोई मुझे नीचे खींच रहा हो, जैसे मुझे उल्टी आ रही हो, जैसे मैं चिल्लाना चाहता हूं, लेकिन मैं चुप रहा।
फ़ोन पकड़े हुए, और मैंने वीडियो को बार-बार देखा। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि मैं गलत नहीं हूँ। मैं यह सुनिश्चित करना चाहता था कि यह मेरी आँखों या दिमाग का धोखा नहीं है। मैंने राहुल की ओर देखा। वह भी मुझे देख रहा था, मेरी प्रतिक्रिया का इंतज़ार कर रहा था। राहुल? मैंने पूछा, "ये और किसने देखा है?" "बहुत लोगों ने दादाजी, क्योंकि जतिन ने इसे हमारे पूरे सेक्शन के ग्रुप चैट में शेयर किया था। फिर कुछ क्लासमेट्स ने इसे दूसरे ग्रुप्स में भी शेयर कर दिया। जब मैंने इसे देखा तो मैंने तुरंत पापा को बताया, लेकिन वो मुझ पर गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा, मैंने क्यों बताया? मैंने उन्हें क्यों दिखाया? उन्होंने कहा, मैं बस भूल जाऊं, क्योंकि यह परिवार के लिए शर्मनाक है। मैंने उसकी बात सुनी और तभी मुझे एक और दर्द महसूस हुआ। मेरे अपने बेटे ने सच का सामना करने के बजाय चुप रहना चुना। मेरे अपने बेटे ने सच्चाई बताने के बजाय चुप्पी, झूठ और छिपाना चुना। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं यह कैसे समझ सकता हूं कि मेरा अपना परिवार मुझे धोखा देने में शामिल है? राहुल ने कहा कि उसके पिता ने उसे डांटा जब उसने कहा कि यह मुझे बताया जाना चाहिए, और उसे बस भूल जाने के लिए कहा, लेकिन फिर भी उसने मुझे कॉल करना चुना। तब मुझे एहसास हुआ कि इस बच्चे का दिल कितना मजबूत है। वह सच बताने के लिए कितना बहादुर है, भले ही वह जानता था कि उसके पिता गुस्सा होंगे। और तब मुझे यह भी एहसास हुआ कि मेरा अपना बेटा कितना कायर है, जिसने मेरे सच जानने के अधिकार के बजाय अपनी सुविधा और परिवार की छवि को चुना। शुक्रिया राहुल, मैंने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। शुक्रिया क्योंकि तुमने मुझे बताया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और मैं तुम्हें सही काम करने के लिए कष्ट नहीं उठाने दूंगा। वह रोया धीरे से और मुझे गले लगा लिया। मैंने उसे कसकर गले लगाया और उस पल मैंने महसूस किया कि वह पूरे परिवार में एकमात्र व्यक्ति है जो वास्तव में मुझसे प्यार करता है, मेरा सम्मान करता है और मुझे धोखा नहीं दे रहा है। वीडियो देखने के बाद मैं तुरंत घर नहीं गया। मैंने राहुल से कहा कि मुझे अभी कहीं जाना है और वह किसी को ना बताए। मैं सीधा महिपालपुर के उसी होटल में गया। मुझे नहीं पता था कि मैं वहां क्या करूंगा, लेकिन मुझे जाना था। मुझे उस जगह को खुद देखना था। मुझे उस जमीन को महसूस करना था जिस पर वह चली थी, वह हवा जिसमें उसने सांस ली थी, और वे लोग जो उसके साथ थे। होटल पहुंचकर मुझे थोड़ा डर लगा। मुझे ऐसी जगहों की आदत नहीं है। मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं जो होटलों में जाता है, खासकर अब जब मैं बूढ़ा हो गया हूं। लेकिन मुझे अंदर जाना पड़ा, मुझे पूछना पड़ा। मैंने नाटक किया कि मैं परिवार के किसी सदस्य को ढूंढ रहा हूं जो काफी समय से घर नहीं आया है। मैं रिसेप्शन पर गया और वहां एक बुजुर्ग महिला को बैठा देखा जो अपने फोन में व्यस्त थी। सुनिए मैडम, मैंने उससे कहा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूं? उसने मेरी ओर देखा थोड़ी हैरान होकर। क्या बात है बाबा जी? मैं किसी को ढूंढ रहा हूं। मेरी रिश्तेदार हैं। बुजुर्ग महिला। सुना है अक्सर यहां आती हैं। बस जानना चाहता था कि क्या आपने उन्हें देखा है? वह थोड़ा हंसी। यहाँ बहुत सी बुजुर्ग महिलाएं आती हैं बाबा जी, क्या नाम है? मैंने लता का नाम का कारी साहब का नाम साथ क्या है नहीं बताया। इसके बजाय मैंने अपना फोन निकाला और उसे वीडियो का स्क्रीनशॉट दिखाया। ये देखिए, ऐसी दिखती हैं। उसने स्क्रीन की ओर देखा और तुरंत सिर हिलाया। अरे, इनको तो जानती हूँ। अक्सर आती हैं, लगभग हर हफ्ते या कभी कभी हफ्ते में 2 बार। उनके साथ कुछ आदमी होते हैं, अलग अलग। क्यों? आपकी क्या लगती हैं? मुझे सीने में अचानक जकड़न महसूस हुई। हर हफ्ते? हफ्ते में 2 बार? इसका मतलब ये कोई एक बार की बात नहीं थी। यह कोई दुर्घटना नहीं थी, यह कोई गलती नहीं थी। यह योजनाबद्ध था, यह नियमित था। यह उसका वह जीवन है जो मैं नहीं जानता था। मेरी पत्नी है, मैंने कहा। मेरी आवाज धीमी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अरे बाबा जी, माफ करना, मुझे नहीं पता था। काश मैंने न बताया होता। कोई बात नहीं, मैंने जवाब दिया। बताने के लिए धन्यवाद। क्या मैं सीसीटीवी देख सकता हूं? बस देखना चाहता हूं कि क्या यह सच है। वह हिचकिचाई, लेकिन जब उसने मेरा चेहरा देखा, शायद उसे दया आ गई। उसकी और एक स्टाफ के आदमी की मदद से उन्होंने मुझे रिसेप्शन एरिया का सीसीटीवी दिखाया। वहां मैंने और साफ तस्वीर देखी,
समय, तारीख और वह प्रवेश जो उसने उस दोपहर किया था जब उसने कहा था कि वह सत्संग में है। मैंने समय देखा, दोपहर के 2:30 बजे, तारीख 15 अगस्त, शुक्रवार। मुझे वह दिन याद आया। उसने मुझसे कहा था कि वह सत्संग के लिए जा रही है और शाम 6 बजे तक वापस आएगी। लेकिन सीसीटीवी में मैंने उसे 2:30 बजे होटल में घुसते और 5:45 बजे बाहर निकलते देखा। वह 3 घंटे वहां थी, 3 घंटे उन आदमियों के साथ। मेरे होठों से कोई चीख नहीं निकली, लेकिन मेरे अंदर कुछ ऐसा टूट गया जिसे अब जोड़ा नहीं जा सकता था। मुझे लगा मेरे दिल का एक हिस्सा उसी पल मर गया। मुझे लगा जिस व्यक्ति से मैंने प्यार किया, जिसके लिए मैंने अपना खून पसीना बहाया, जो सुख दुख में मेरे साथ थी, उसे मैं वास्तव में जानता ही नहीं। मुझे लगा हमारे साथ बिताए सभी साल बस एक झूठ थे, बस एक नाटक, बस एक नकाब। मैंने स्टाफ को धन्यवाद दिया और होटल से बाहर आ गया। मैं बिना किसी दिशा के चलता रहा। मुझे नहीं पता था कि मैं कहाँ जा रहा हूं। मैं सड़कों से गुजरा। मैंने लोगों को अपने जीवन में व्यस्त देखा, बच्चों को खेलते हुए, दुकानदारों को सामान बेचते हुए, ऑटो और रिक्शा गुजरते हुए। वे सब सामान्य लग रहे थे, बिना किसी समस्या के। लेकिन मुझे लगा मैं दुनिया में अकेला हूं। मुझे लगा मेरी दुनिया में छेद हो गया है और मेरे पास पकड़ने के लिए कुछ नहीं है। मैं सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान पर बैठ गया। मैंने एक कोल्ड ड्रिंक मंगवाई और बस वहां बैठा रहा, शून्य में देखता रहा। मैं सोच रहा था कि मैं यह लता को कैसे बताऊंगा, मैं उससे कैसे बात करूंगा, मैं सबूत देता ही है कैसे दिखाऊंगा, मैं शर्म, गुस्से और दर्द का सामना कैसे करूंगा। लेकिन मैंने राहुल की उस बात के बारे में भी सोचा कि उसके पिता ने उसे डांटा था। मैंने सोचा कि मेरे अपने बेटे को पता है कि क्या हो रहा है, या भले ही उसे यकीन ना हो, उसने फिर भी चुप रहना चुना। मैंने सोचा कि शायद पूरे परिवार को पता है, अहद किया जाता था, और मैं ही सबसे अंत में जान रहा हूं। मैंने सोचा कि शायद मैं ही बेवकूफ हूं, अंधा हूं। और तभी मेरे दिमाग में एक शांत और सतर्क तरीका बनने लगा, ताकि सिर्फ वह ही नहीं, बल्कि पूरा परिवार जिसने चुप रहना चुना, सच्चाई का सामना करे। मुझे अभी ठीक से नहीं पता था कि मैं क्या करूंगा, लेकिन मैं जानता था कि मैं अब चुप नहीं रहूंगा। मैं जानता था कि मैं अब जीवन भर बेवकूफ नहीं बना रहूंगा। मैं जानता था कि एक दिन आएगा जब वे सब सबूत, सच्चाई और उस शर्म का सामना करेंगे जो मैंने अकेले झेली है। जब से मैंने फोन पर अपने पोते की आवाज सुनी है। मैं शाम को घर लौटा। जब मैं पहुंचा तो मैंने लता को रात का खाना पकाने में व्यस्त देखा। मैंने उसे खुश देखा, सब्जी काटते हुए गुनगुनाते देखा। मैंने उसे ऐसे देखा जैसे उसने कोई पाप न किया हो, जैसे वह कुछ छिपा न रही हो, जैसे उसका मन साफ हो। मैं उसके पास गया और बाजार से खरीदी हुई मछली उसे दी। हाँ, मैं बाजार होकर आया था ताकि वह यह न सोचे कि मुझे इतनी देर क्यों हुई। उसने मछली ली, मेरी ओर मुस्कुराई और कहा कि वह रात के खाने में मछली बनाएगी। मैं रसोई की मेज पर बैठ गया, उसे खाना बनाते हुए देखता रहा, और उसकी हर हरकत में, उसकी हर मुस्कान में, उसके हर शब्द में मैंने उस झूठ की गहराई को और ज्यादा महसूस किया जो वह बोल रही थी। मैंने दर्द, गुस्सा और यह दृढ़ संकल्प और ज्यादा महसूस किया कि एक दिन वह यह सब नहीं छिपा पाएगी। और जब हम खाना खा रहे थे, मैं चुप था। मैंने बिना कुछ बोले खाना खाया, बस अपनी प्लेट को देखता रहा और टीवी पर उसने जो देखा उसके बारे में उसकी कहानियां सुनता रहा। और मेरे मन में मैं जानता था कि आज से सब कुछ बदलने वाला है। मैं अब वह पुराना बेवकूफ नहीं हूं। मैं अब वह पुराना अंधा नहीं हूं। मेरे पास सबूत है और एक दिन मैं इसका इस्तेमाल करूंगा। घर लौटने के बाद मैं अपने पुराने व्यवहार में वापस आ गया। मैंने बाजार से लाई कुछ चीजें रखी, महंगाई के बारे में मजाक भी किया और उसे रसोई में काम करते हुए ऐसे देखा जैसे मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन घर के अंदर उसकी हर हरकत, हर बार जब वह करछी पकड़ती, बाय सादगी की चलिए कान फुआदी या माँ कहती, मेरा नजरिया बदल चुका था। मुझे अब वह
वह साधारण पत्नी नहीं दिख रही थी जिसके साथ मैंने पुरानी दिल्ली में बच्चे पाले और बेहतर जीवन के लिए जनकपुरी आए। मुझे अब बस वह औरत दिख रही थी जो उस होटल में ऐसे घुसी जैसे वह उस जगह की आदी हो। वह औरत जो उन आए अजनबी आदमियों के साथ हंस रही थी, वह औरत जिसने मुझसे बार बार झूठ बोला। मैं कुछ दिनों तक देखता रहा। मैंने उसे ऑब्जर्व करना अपनी दिनचर्या बना लिया। मैंने देखा कि वह अपना फोन कैसे पकड़ती है। जब कोई कॉल या चैट आती है तो वह बाथरूम में कितनी देर रहती है। जब उसका फोन बजता तो मैं उसकी प्रतिक्रिया देखता। कभी कभी उसका चेहरा अचानक तनावपूर्ण हो जाता, कभी कभी वह जवाब देने से पहले थोड़ा मुस्कुराती, कभी कभी वह जवाब नहीं देती, बस बजने देती और फिर बाथरूम में या बाहर जाकर देखती कि किसने कॉल किया था। मैंने सत्संग के बारे में, उसकी उन सहेलियों के बारे में छोटे छोटे सवाल पूछने की कोशिश की जिनके बारे में वह कहती थी कि वे उसके साथ मंदिर में थीं। सरला कैसी है? मैंने एक सुबह नाश्ते के समय उसे पूछा। उसने मेरी ओर देखा, थोड़ी हैरान होकर। ठीक है, क्यों पूछा? उसने जवाब दिया। कुछ नहीं, बहुत समय हो गया मैं तुम्हारे साथ नहीं गया। शायद मैं कभी साथ चलूं, मैंने कहा अपनी आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करते हुए। अरे नहीं जी, आप थक जाओगे और वहां सिर्फ औरतें होती हैं, आप अकेले आदमी होंगे, आपको अजीब लगेगा, उसने जवाब दिया जल्दी से और तुरंत विषय बदल दिया। उसने मुझसे पूछा कि मैं दोपहर के खाने में क्या खाना चाहता हूं। उसके द्वारा दिए गए हर गलत विवरण में विषय बदलने की हर जल्दी में मुझे और ज्यादा महसूस हुआ कि मैं इस नाटक में अकेला नहीं हूं। हम बहुत पहले से उस खेल में साथ थे जो उसने शुरू किया था और मुझे पता भी नहीं था। एक रात हमने हमारे बेटे राजेश और उसकी पत्नी नीतू के साथ खाना खाया। वे मेरे लिए कुछ दवाइयां देने आए थे। खाना खाते समय मैंने लता की ओर उनकी नजरें देखीं। बहुत ज्यादा सतर्क, बहुत ज्यादा शांत, जैसे वे कुछ जानते हों जो वे कह नहीं सकते। मैंने यह भी देखा कि लता उनके साथ बहुत ज्यादा मजाक कर रही थी, खुश दिखने की बहुत ज्यादा कोशिश कर रही थी, जैसे कुछ छिपा रही हो। खाने के बाद जब नीतू रसोई में लता के साथ बर्तन समेट रही थी, राजेश मेरे पास आया। वह मेरे पास सोफे पर बैठ गया और हमने उसके काम, बच्चों के बारे में बात की। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि वह कुछ कहना चाहता है, कुछ उसकी जुबान पर है जो वह बाहर नहीं निकाल पा रहा। मैंने इंतजार किया लेकिन उसने नहीं कहा। इसके बजाय उसने बस मेरा कंधा थपथपाया और कहा, पापा, अगर कोई दिक्कत हो तो बस मुझे बताना, ठीक है? मैं हूं ना। मैं समझ गया। वह जानता है। वह अपनी माँ के बारे में जानता है और उसने चुप रहना, नाटक करना और मुझसे इस बारे में बात न करना चुना। मैं इसे कैसे स्वीकार कर सकता हूं? मैं यह कैसे समझ सकता हूं कि मेरे अपने बेटे ने अपनी माँ की भलाई या परिवार की इज्जत को मेरे सच जानने के अधिकार से ऊपर चुना? जब वे चले गए मैंने लता की ओर देखा। वह सोफे पर बैठी थी, अपने फोन में व्यस्त, शायद चैट कर रही थी या फेसबुक देख रही थी। मुझे नहीं पता और मैं जानना भी नहीं चाहता था। मुझे बस इतना पता था, मुझे अपने अंदर पनपते गुस्से को महसूस हो रहा था, लेकिन मुझे इसे रोकना था। मुझे इसे नियंत्रित करना था, क्योंकि अगर नहीं, तो शायद मैं वह सब कह दूं जो मैं नहीं कहना चाहता और मेरे दिमाग में बन रही योजना खराब हो जाए। एक रात मैं खुद को रोक नहीं पाया और मैंने उसके सामने यह जिक्र करने की कोशिश की कि ऑनलाइन कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें उसकी हमशक्ल है। मैंने सीधे होटल के बारे में नहीं कहा, लेकिन मैंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जो उसे समझने के लिए काफी थे कि मैं क्या कह रहा हूं। मैंने चौक पर सुना। मैंने कहा, नाटक करते हुए कि बात आम है कि ऑनलाइन एक वीडियो वायरल हो रहा है, कोई बुजुर्ग महिला है जो तुम्हारी हमशक्ल है, लोग कह रहे हैं बहुत शर्मनाक है। वह तुरंत भड़क गई। मुझे उसकी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। वह खड़ी हो गई, मुझे गुस्से से देखा और जोर जोर से बोलने लगी। तुम क्या बकवास कर रहे हो? किसने कहा ये? कौन मेरी बुराई कर रहा है? तुम मुझे ऐसा क्यों कह रहे हो? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया। मैं बस उसे देखता रहा कि वह कैसे गुस्सा हुई, कैसे उसने बचाव में कुपात आए को प्रतिक्रिया दी। और उसकी उस प्रतिक्रिया में मुझे और ज्यादा यकीन हो गया कि सब सच है, क्योंकि अगर वह कुछ छिपा नहीं रही होती तो वह ऐसे प्रतिक्रिया नहीं देती। अगर उसका मन साफ होता तो वह मेरी बात पर हंस देती
और कहती कि यह नामुमकिन है, लेकिन नहीं। उसने हमारे बच्चों का ध्यान खींचा। उसने उन्हें मैसेज किया, कहा कि घर आ जाओ क्योंकि कुछ ज़रूरी बात है। मैं घबरा गया। मुझे नहीं पता था कि वह क्या करने वाली है, लेकिन मैंने होने दिया। मैंने उसे वह करने दिया जो वह चाहती थी। जब हमारे बच्चे राजेश और नीतू आए, तो उसने मुझे लिविंग रूम में बुलाया। लता भी वहां थी मेरे सामने, और वहां हमारे बच्चों के सामने। उसने कहा कि ऐसा लग रहा है जैसे मेरा दिमाग खराब हो रहा है, कि मैं हर चीज पर बहुत ज्यादा शक करने लगा हूं। उसने कहा कि मैं इधर-उधर की अफवाहें सुनता हूं और तुरंत उन पर विश्वास कर लेता हूं, कि मैं उस पर भरोसा नहीं करता कि शायद मुझे कोई मानसिक बीमारी हो गई है। पापा, नीतू ने कहा, मम्मी क्या कह रही हैं? क्या यह सच है? मैंने उसकी ओर देखा, मैंने उसका चेहरा देखा, हैरानी, शायद थोड़ी दया, लेकिन उसकी आंखों के पीछे मुझे अपनी माँ के लिए उसका बचाव भी महसूस हुआ। मुझे महसूस हुआ कि मैं चाहे जो भी कहूं, वह मुझ पर विश्वास नहीं करेगी। वह अपनी माँ पर विश्वास करेगी, क्यों नाती जाओकन, क्योंकि वह आप ज्यादा आसान है, वह ज्यादा आरामदायक है। मैंने कुछ गलत नहीं कहा, मैंने बचाव किया। मैंने बस एक वीडियो के बारे में पूछा जो वायरल हो रहा है। बस यूं ही, लता चिल्लाई। यूं ही तुम मुझसे पूछताछ कर रहे हो? यूं ही जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? हमारी शादी को कितने साल हो गए और तुम अभी भी मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हो? मैंने हमारे बच्चों की ओर देखा। राजेश और नीतू किनारे खड़े थे, बिल्कुल चुप। वे मेरा पक्ष नहीं ले रहे थे, लेकिन वे लता से सहमत भी नहीं हो रहे थे। वे बस न्यूट्रल लग रहे थे, या शायद झगड़े में पड़ने से डर रहे थे। मैं उन्हें सच बताना चाहता था, मैं उन्हें वीडियो, स्क्रीनशॉट, सबूत दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। यह सही समय नहीं था, यह सही जगह नहीं थी। बच्चों और कुछ पोते-पोतियों के सामने जो राजेश के साथ आए थे, उसने मुझे एक ऐसे गुस्सैल बूढ़े के रूप में चित्रित किया जो आसानी से गपशप पर विश्वास कर लेता है और जिसे चैन नहीं है। उसने कहा कि शायद मेरी उम्र के कारण मैं किसी भी बात पर आसानी से विश्वास कर लेता हूं, और शायद मुझे डॉक्टर से चेकअप की जरूरत है, क्योंकि हो सकता है मुझे डिमेंशिया, भूलने की बीमारी के शुरुआती लक्षण हों। डिमेंशिया। उसने उस शब्द का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया कि समस्या मुझ में है, उसमें नहीं। और जो बात सबसे ज्यादा चुभी, वह यह कि हमारे बच्चों ने सिर हिलाया। राजेश और नीतू ने सहमति जताई, कहा कि शायद मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे मेरे लिए डॉक्टर का अपॉइंटमेंट ले लेंगे। मैं चुप रहा। मैं सुन रहा था कि कैसे हमारे बच्चे उसे शांत कर रहे थे, कैसे वे कह रहे थे कि शायद यह मेरी उम्र और अकेले रह जाने के डर की वजह से है। तभी मुझे सबसे गहरी शर्म महसूस हुई। सिर्फ एक पति के रूप में मुझे धोखा ही नहीं दिया गया, बल्कि स्थिति को पूरी तरह पलट दिया गया ताकि यह दिखे कि समस्या मुझ में है। जब हमारे बच्चे चले गए और हम घर में अकेले रह गए, मैं सोफे पर बैठ गया, शून्य में देखता रहा। मैं बोला नहीं, मैं हिला नहीं, मैं बस एक मूर्ति की तरह था, बंद टीवी को घूरता हुआ। लता ने सामान समेटा, दरवाजा बंद किया और सोने की तैयारी करने लगी। उस रात जब वह मेरे बगल में सो रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो, मैंने फैसला किया, मैं अब उससे उस होटल के बारे में बात नहीं करूंगा। मैं अपने उन बच्चों से बहस नहीं करूंगा जिन्होंने सच्चाई के बजाय चुप्पी को चुना। इसके बजाय मैं उन्हें यह मानने दूंगा कि मेरा दिमाग कमजोर हो गया है, जबकि मैं धीरे-धीरे उस दिन की तैयारी करूंगा जब वे उस सच्चाई से भाग नहीं पाएंगे जिसे उन्होंने अनदेखा करना चुना। और उस रात के सन्नाटे में उस कई आड़े ने उस औरत के बगल में लेटे हुए जिसने मुझ पर पागलपन का आरोप लगाया था, मैंने एक योजना सोची। मैंने सोचा कि मैं कैसे सबके सामने वह सच्चाई लाऊंगा जिसे वे नकार नहीं सकते। मैंने सोचा कि मैं उस राज को कैसे सार्वजनिक करूंगा जो लंबे समय से छिपा हुआ है। मैंने सोचा कि मैं स्थिति को कैसे पलट दूंगा और उन्हें दिखाऊंगा कि समस्या मुझ में नहीं है, समस्या उनमें है, क्योंकि उन्होंने चुप रहना और झूठ बोलना चुना। अगले दिन मैं जल्दी उठ गया। मैंने कॉफी बनाई और रसोई की मेज पर बैठ गया। मैंने एक छोटी नोटबुक निकाली, वही पुरानी डायरी जिसका इस्तेमाल मैं पहले खर्च का हिसाब रखने के लिए करता था, और वहां मैंने लिखना शुरू किया। मैंने तारीखें, समय, स्थान लिखे। मैंने वीडियो में उसके साथ वाले आदमियों के नाम लिखे,
या उनका विवरण, भले ही मैं उन्हें नहीं जानता था। मैंने होटल का नाम, पता और जिन स्टाफ से मैंने बात की थी, उनके बारे में लिखा। मैंने हर वह विवरण लिखा जो मुझे याद था, ताकि मैं भूल न जाऊं, ताकि जब सब कुछ सामने रखने का समय आए तो मैं कोई गलती न करूं। और जब मैं लिख रहा था, लता रसोई में आई। उसने मुझे देखा, पूछा कि मैं क्या कर रहा हूं। मैंने कहा, बस दवाइयों, बिलों और जो काम करने हैं उनकी लिस्ट बना रहा हूं। उसने बस सिर हिलाया, अपनी कॉफी बनाई और मेरे पास बैठ गई। हमने मौसम के बारे में, वीकेंड के प्लान के बारे में बात की। सामान्य बातचीत, जैसे कल रात कोई हंगामा हुआ ही ना हो। लेकिन अंदर ही अंदर, जब मैं उससे बात कर रहा था, मैं जानता था कि मैं अब वह पुराना इंसान नहीं हूं जिसे आसानी से बेवकूफ बनाया जा सके। मैं जानता था कि मैं अब वह पुराना मूर्ख नहीं हूं जो उसकी हर बात पर विश्वास करता है। अब मेरे पास सबूत है, मेरे पास एक योजना है, और मेरे पास उसे और पूरे परिवार को वह सच्चाई दिखाने का दृढ़ संकल्प है जिसे उन्होंने लंबे समय से छिपाया है। आने वाले दिनों में मैं और शांत हो गया। कम सवाल, छोटे जवाब, और मैं अक्सर रसोई की पुरानी मेज के सामने बैठा रहता, हाथ में वही छोटी नोटबुक लिए। उन्हें लगा मैं बस दवाइयों या खर्च की लिस्ट बना रहा हूं। सच तो यह था कि मैं एक एक करके उन तारीखों, समय, स्थानों और उन लोगों के नामों को लिख रहा था जिनके बारे में मुझे पता था कि वे इस घटना से जुड़े हैं। मैं किसी पुराने मुनीम की तरह लग रहा था जो उधारी गिन रहा हो, लेकिन मैं उन पलों को गिन रहा था जिनका सामना हर किसी को करना था। और हर बार लिखते समय, हर विवरण को नोटबुक में जोड़ते समय, मुझे और ज्यादा यकीन हो रहा था कि मैं जो कर रहा हूं वह सही है। यह सिर्फ बदले के बारे में नहीं था, यह सच्चाई के बारे में था, न्याय के बारे में था और उस आत्मसम्मान के बारे में था जो उन्होंने मुझसे चुरा लिया था। उस रात से मेरा व्यवहार बदल गया। मैं फिर से महिपालपुर के उस होटल में गया, सिर्फ सबूत ढूंढने के लिए नहीं, बल्कि उसके वहां जाने को साबित करने वाले किसी दस्तावेज के लिए। मैंने उस बुजुर्ग महिला स्टाफ से दोबारा बात की जिससे मैं पहले मिला था। मैंने उसे 500 रुपये दिए, उसकी चुप्पी खरीदने के लिए नहीं, बल्कि उसकी मदद के लिए, अपना आभार व्यक्त करने के लिए। वह एक साधारण पत्र देने को तैयार हो गई, एक लिखित बयान जिस पर उसने खुद हस्ताक्षर किए, जिसमें कहा गया था कि वैसी दिखने वाली एक महिला अक्सर दोपहर में होटल आती थी, लगभग हर हफ्ते, और उसके साथ अलग अलग आदमी होते थे। मुझे सीसीटीवी के कुछ साफ फ्रेम की कॉपी भी मिल गई, जिनमें उसका चेहरा इतना साफ था कि वह मना नहीं कर सकती थी। होटल का मैनेजर थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन जब मैंने उसे अपनी स्थिति समझाई और जब उसने एक बूढ़े आदमी को सच्चाई खोजने के लिए इतना परेशान देखा, तो उसे दया आ गई। उसने मुझे सीसीटीवी से 3 स्क्रीनशॉट्स की प्रिंटेड कॉपी दी। हर एक पर टाइम स्टैम्प और तारीख थी। सब कुछ इतना पर्याप्त सबूत था कि वह अब इनकार नहीं कर सकती थी। अपने भतीजे अमित की मदद से, जो टेक्नोलॉजी जानता है, हमने राहुल के फोन से वीडियो कॉपी किया और उसे एक यूएसबी पेन ड्राइव में डाल दिया। मैंने अमित को नहीं बताया कि वीडियो में क्या है। मैंने बस इतना कहा कि मेरे लिए एक जरूरी फाइल है और मुझे इसे सेव करना है। उसने बस सिर हिलाया, अपना काम किया और मुझे यूएसबी दे दी जिस पर फैमिली फोटो 2024 का लेबल लगा था। उन सभी कदमों में मैंने किसी को नहीं बताया कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा एकमात्र साथी मेरी चुप्पी थी। एक दोपहर जब लता बाजार गई हुई थी, मैं हमारे कमरे में गया और उसके सामान की तलाशी ली। मैंने अलमारी खोली, दराजें, उसका बैग जो वह हमेशा साथ रखती है। मुझे वहां कोई बड़ा सबूत नहीं मिला, कोई लव लेटर नहीं, कोई होटल की रसीद नहीं, कोई तस्वीर नहीं। वह चालाक है, बहुत ज्यादा चालाक। लेकिन मैंने उसका फोन देखा जो बिस्तर के पास चार्ज हो रहा था। मैंने उसे उठाया, अनलॉक करने की कोशिश की, लेकिन पासवर्ड लगा था। मैंने 3 बार कोशिश की, उसका जन्मदिन, मेरा जन्मदिन, हमारे बच्चे का जन्मदिन, सब गलत। चौथी कोशिश में शायद वह हमेशा के लिए लॉक हो जाता, इसलिए मैंने छोड़ दिया। लेकिन उसका फोन हाथ में लेते ही मुझे बहुत गुस्सा आया। ये फोन, उसके सारे झूठ का हथियार, ये फोन उन आदमियों से बात करने का, अपॉइंटमेंट तय करने का, मुझे धोखा देने की योजना बनाने का उसका तरीका।
मैं फ़ोन फेंकना चाहता था, उसे तोड़ना चाहता था, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया। अभी समय नहीं आया था। मुझे शांत रहना था, मुझे रणनीतिक रहना था। मुझे तब तसल्ली मिली जब मुझे पता चला कि एक जश्न करीब आ रहा है। अगले महीने अक्टूबर में राहुल का जन्मदिन। यह हमारे जनकपुरी वाले घर में ही होगा, जैसा हमेशा होता है। मैं जानता था कि वहाँ हमारे बच्चे, पोते-पोतियाँ और कुछ करीबी रिश्तेदार और पड़ोसी होंगे, जो परिवार की तरह ही हैं। लता ऐसे मौक़ों पर हमेशा तैयार रहती है, खाना पकाने का उसका हुनर दिखाने के लिए, आयोजन करने के लिए, सबकी नज़रों में एक परफेक्ट माँ और दादी बनने के लिए। एक रात टीवी देखते हुए मैंने राहुल के जन्मदिन का ज़िक्र किया। "राहुल का जन्मदिन पास आ रहा है ना?" मैंने कहा, जानबूझकर लापरवाही से। "हाँ, याद है," लता ने जवाब दिया। "शायद हम इसे यहीं घर पर ही करें, जैसे पिछले साल किया था।" "यह तो अच्छा रहेगा," मैंने कहा। "मैं उसके लिए कुछ खास तैयार करना चाहता हूँ। शायद एक वीडियो, परिवार की पुरानी तस्वीरें, पुरानी दिल्ली से लेकर यहाँ आने तक, ताकि वह देख सके कि परिवार कैसे बड़ा हुआ।" उसने मेरी ओर देखा, थोड़ी हैरान होकर। "सच में? तुम करोगे?" "हाँ, क्यों नहीं? मेरा पोता है और मैं उसे हमारे परिवार का इतिहास दिखाना चाहता हूँ, वो खुशियों वाली यादें।" वह मुस्कुराई, एक बड़ी मुस्कान जैसे सच में खुश हो। "वाह! कितना प्यारा विचार है। हाँ, बिल्कुल करो। ठीक है, वीडियो तुम देख लेना, मैं खाने और सजावट का देख लूँगी।" वह बहुत खुश थी। उसने सोचा कि यह संकेत है कि मैं सामान्य हो रहा हूँ और मैंने उन झगड़ों को भुला दिया है। उसने सोचा कि मैंने मान लिया है कि मुझे डिमेंशिया है और अब जब मैं एक फैमिली वीडियो बना रहा हूँ, इसका मतलब है कि मैं फिर से ठीक हूँ। उसे नहीं पता था कि वह वीडियो सिर्फ राहुल के लिए नहीं था, ये उसके लिए था, हमारे बच्चों के लिए था और उन सभी लोगों के लिए था जिन्होंने सच पर चुप रहना चुना। अगले हफ्तों में मैं तैयारियों में व्यस्त हो गया। मैंने हमारे एल्बम से पुरानी तस्वीरों का एक संकलन बनाया। मैंने हमारी शादी की, हमारे बच्चों के बचपन की, उनके स्कूल के पहले दिन की, जन्मदिन पार्टियों की, दिवाली के जश्न की तस्वीरें स्कैन की। सारी खुशियों वाली यादें, वे सारे पल जो मुझे लगा था कि सच्चे हैं और प्यार से भरे हैं। मैंने उन्हें अमित से मांगे गए लैपटॉप में एक फ़ोल्डर में व्यवस्थित किया। लेकिन उन खुशियों वाली तस्वीरों के साथ मैंने होटल के सीसीटीवी के स्क्रीनशॉट, व कॉपी किया हुआ वीडियो और स्टाफ का बयान भी तैयार रखा। सब कुछ उसी यूएसबी में सेव था, उस दिन पेश करने के लिए तैयार। एक दोपहर मैं पास की एक साइबर कैफे गया ताकि वीडियो एडिट कर सकूं। वहां काम करने वाले लड़के ने मुझे बेसिक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना सिखाया। मैंने धीरे-धीरे सीखा, भले ही स्क्रीन को देर तक देखने से मेरी आंखों में दर्द हो रहा था। मैंने पुरानी तस्वीरों का एक स्लाइड शो बनाया, उसमें सॉफ्ट और भावुक बैकग्राउंड म्यूजिक डाला, लेकिन अंत में मैंने सीसीटीवी के स्क्रीनशॉट और वीडियो के कुछ फ्रेम जोड़ दिए। वहां कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, सिर्फ सन्नाटा, ताकि हर कोई सच्चाई के भारीपन को महसूस कर सके। वीडियो पूरा करने के बाद मैंने इसे कई बार देखा। हर बार देखने पर मेरे सीने में दर्द होता था। मैंने पुरानी तस्वीरों में हमारे खुश चेहरे देखे और फिर अचानक वह कड़वी हकीकत सामने आ गई। लेकिन मैं जानता था कि मुझे इसकी जरूरत है। मैं जानता था कि उन्हें यह दिखाने का यही एकमात्र तरीका है कि मैं पागल नहीं हूं, मैं चीजें नहीं गढ़ रहा हूं और मैं बुढ़ापे की वजह से बस वहमी नहीं हो गया हूं। मैंने यह भी अभ्यास किया कि मैं इसे कैसे पेश करूंगा। मुझे भाषण देने की आदत नहीं है, लेकिन मुझे उस रात के लिए खुद को तैयार करना था। मैंने शब्दों के बारे में सोचा, वाक्यों के बारे में, उन तरीकों के बारे में कि मैं इसे कैसे समझाऊंगा ताकि मैं गुस्से में या कड़वाहट से भरा ना लगूं। मैं दिखाना चाहता था कि मैं बस शांत हूं, स्थिर हूं और मुझे यकीन है कि मैं क्या कर रहा हूं। एक रात जब लता सो रही थी, मैं घर से बाहर निकला और कॉलोनी में टहलने लगा। अंधेरा हो चुका था और बाहर कम ही लोग थे। मैं काफी दूर तक चला, मर्थियरी कोने थे ही वाले छोटे पार्क तक। मैं बेंच पर बैठ गया, आसमान की ओर देखा। मैंने अपने जीवन में जो कुछ भी हुआ, उसके बारे में सोचा। जिन लोगों से मैंने प्यार किया, जिन्होंने मुझे चोट पहुंचाई और वे फैसले जिनसे खुशी या गम मिला। मैंने यह भी सोचा कि वीडियो दिखाने के बाद क्या हो सकता है।
शायद लता गुस्सा हो जाए, शायद रोए, शायद घर छोड़कर चली जाए, शायद मेरे बच्चे भी गुस्सा हो जाएं, शायद वे मुझसे लड़ें, शायद वे कहें कि मैंने यह सब सिर्फ जश्न खराब करने के लिए किया, शायद पूरे मोहल्ले में मेरी बदनामी हो जाए, शायद पड़ोसी मुझ पर हंसें, शायद वे कहें कि बेचारा बूढ़ा। लेकिन मैं यह भी जानता था कि चाहे जो भी हो, मेरे लिए दूसरे लोगों की राय से ज्यादा सच्चाई मायने रखती है। कुछ घंटों बाद मैं घर लौटा, कमरे में गया और देखा कि लता अभी भी गहरी नींद में है। मैं उसके बगल में लेट गया, छत को देखा और उस दिन का इंतजार करने लगा जो सब कुछ बदल देगा। अक्टूबर आ गया और दिन तेजी से बीतने लगे। लता तैयारियों में व्यस्त थी। सजावट का सामान खरीदना, केक का ऑर्डर देना, कुछ पकवान पहले से तैयार करना। वह खुश थी, ऊर्जा से भरी थी और राहुल के जन्मदिन के लिए उत्साहित थी। मैं उसके चेहरे पर सच्ची खुशी देख सकता था और कभी-कभी मुझे अपराध बोध महसूस होता था। क्या मुझे अपनी योजना छोड़ देनी चाहिए? क्या यह बेहतर होगा कि मैं बस चुप रहूं और सबको इस झूठ में जीने दूं? लेकिन जब भी मैं ऐसा सोचता, मुझे वह वीडियो, सीसीटीवी और वे पल याद आ जाते जब उसने मुझे धोखा दिया था। मुझे वह रात याद आती जब उसने कहा था कि मुझे डिमेंशिया है और हमारे बच्चों ने सिर हिलाया था। मुझे वह सारी शर्म याद आती जो मैंने झेली और वह सारा डर कि शायद मैं ही एकमात्र बेवकूफ हूं जो अपनी शादी पर विश्वास करता है। नहीं, मैं रुक नहीं सकता, मैं पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मैं एक मूर्ख बनकर मरूंगा और किसी को भी सच्चाई का पता नहीं चलेगा। और वह सच्चाई परिवार की किसी भी भलाई, मेरे बच्चों की किसी भी नापसंदगी और लता के किसी भी गुस्से से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे मन में मैं जानता था कि वह दिन ऐसा होगा जब वे किसी भी प्रार्थना, सफाई या आंसुओं से उस बात को नहीं छिपा पाएंगे जो उन्होंने मेरे साथ किया। मेरा इरादा किसी को शारीरिक चोट पहुंचाने का नहीं था, मेरा इरादा ऐसा बदला लेने का नहीं था जिसमें हाथ उठाने की नौबत आए। मैं बस उन्हें उस शर्म का बोझ वापस करना चाहता था जो मैंने अकेले ढोया था जब से मैंने फोन पर अपने पोते की आवाज सुनी थी। और राहुल के जन्मदिन से पहले की रात, बिस्तर पर लेटे हुए, मैंने अपने पास वाली दराज में रखी यूएसबी को पकड़ा। मैंने उसे कसकर पकड़ा, किसी ताबीज की तरह, किसी हथियार की तरह, सच्चाई के दरवाजे की चाबी की तरह। और उस रात मैं गहरी नींद सोया, क्योंकि मैं जानता था कि कल बदलाव शुरू होगा। राहुल का जन्मदिन आया, मोहल्ले में किसी त्योहार की तरह। सुबह सुबह 9 बजे के करीब ही घर में शोर शुरू हो गया। पीछे कोई बच्चा दौड़ रहा था और पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। कोई चाची रसोई में सब्जी काटने में व्यस्त थी। कोई पड़ोसी गैरेज में मेज लगाने में मदद कर रहा था। लता रसोई की रानी बनी हुई थी, दावत के आयोजन में माहिर, और उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव नहीं था कि वह सोच भी सके कि आज उसका दिन पलटने वाला है। मैंने उसे देखा जब वह उत्साह से रिश्तेदारों से बात कर रही थी, निर्देश दे रही थी कि बर्तन कहाँ रखने हैं, नैपकिन कैसे लगाने हैं और बुफे के लिए कितनी प्लेटें चाहिए। वह आयोजन करने में कितनी माहिर है, यह नाटक करने में कितनी माहिर है कि सब कुछ परफेक्ट है। अगर मुझे उसका राज न पता होता तो शायद मैं भी मान लेता कि हमारा परिवार सच में खुश है, कि सब कुछ सच में ठीक है। मैं बस चुप था, लिविंग रूम के कोने में टीवी और लैपटॉप सेट कर रहा था। मैंने उनसे कहा कि मैं राहुल के लिए एक वीडियो प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा, इसीलिए मुझे गैजेट्स सेट करने हैं। उन्होंने बस सिर हिलाया। कोई शक नहीं, कोई विचार नहीं कि कोई तूफान आने वाला है। मैंने अपनी जेब में यूएसबी को पकड़ा, उसका वजन महसूस किया और उस जिम्मेदारी का बोझ भी महसूस किया जो मैं उठा रहा था। पूजा और खाने के बाद दोपहर के करीब 1 बजे उन्होंने मुझे राहुल के लिए एक छोटा संदेश देने के लिए बुलाया। मैं टीवी के सामने खड़ा हुआ, हाथ में रिमोट, उन सभी आंखों को महसूस करते हुए जो मुझे देख रही थीं। शायद 30 लोग वहां थे, मेरे बच्चे, पोते पोतियां, मेतियां, लता के भाई बहन, कुछ चचेरे भाई और पड़ोसी जो हमारे बहुत करीब थे। वे सब खुश थे, हंसी मजाक से भरे हुए और होने वाली घटना से अनजान। मैंने कहानी की शुरुआत एक शांत दोपहर में वापस जाकर की, एक ऐसी कॉल से जिसे मैं कभी नहीं भूल सकता। मैंने चिल्लाने या ड्रामा करने का सहारा नहीं लिया। मेरी आवाज धीमी थी लेकिन स्पष्ट। मैं शुरुआत करना चाहता हूं।
मैंने कहा। उस दोपहर से जब मेरा फोन बजा, राहुल का फोन था, और उसने कुछ ऐसा कहा जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। मैंने महसूस किया कि कमरे का माहौल बदल गया। नजरें बदल गईं, लोग थोड़े तनाव में आ गए, लेकिन मैंने चलने दिया। मैंने कहानी जारी रखी। मैंने बताया कि कैसे मैं होटल के बारे में सुनकर घबरा गया था, कैसे मैंने अपने दर्द को नजरअंदाज किया ताकि फिलहाल चुप रह सकूं। कहानी सुनाते हुए मैंने राहुल को सामने बैठे देखा, मुझे देख रहा था, थोड़ा चिंतित लेकिन दृढ़ भी। मैंने मन ही मन उसका कंधा थपथपाया, उसे दिखाया कि सब ठीक है। उसने सही वैराग्य है किया। बोलते बोलते मैंने प्ले बटन दबा दिया। टीवी पर परिवार की पुरानी तस्वीरें आईं, पुरानी दिल्ली के मंदिर में लता के साथ मेरी शादी, हमारे छोटे बच्चे, हमारे पोते राहुल की बचपन की पहली तस्वीर। मैंने लता के चेहरे पर मुस्कान देखी, एक ऐसी महिला की मुस्कान जो ध्यान का केंद्र बनने की आदी है। मैंने लिविंग रूम में दूसरे लोगों की मुस्कान भी देखी, पुरानी यादों से खुश होते हुए। लेकिन कुछ मिनटों बाद तस्वीरें बदल गईं। सीसीटीवी का स्क्रीनशॉट सामने आया, महिपालपुर के उस होटल का दरवाजा, और उस महिला की आकृति जिसे मैं बहुत अच्छी तरह जानता था, उन आदमियों के साथ जिनके नाम लेने की मुझे जरूरत नहीं थी। धीरे धीरे घर का शोर गायब हो गया। किसी के हाथ से चम्मच गिर गया, कोई बच्चा दौड़ते दौड़ते रुक गया और बस टीवी को घूरने लगा। किसी पड़ोसी की सांस अटक गई, कोई रिश्तेदार एक दूसरे को देखने लगा। जो देख रहे थे उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने लता को पीला पड़ते देखा। वह अपनी सीट से खड़ी हो गई, वीडियो रोकने के लिए चिल्लाई, लेकिन उस पल उसका कोई बस नहीं चला। बंद करो इसे, वह चिल्लाई। इसे अभी बंद करो। लेकिन मैंने बंद नहीं किया। मैंने वीडियो पूरा होने दिया। एक और स्क्रीनशॉट आया, और भी साफ, जिसमें उसका चेहरा, समय और तारीख दिख रही थी। फिर होटल स्टाफ का वह लिखित बयान आया जिसे मैंने हाईलाइट किया था ताकि सभी लोग महत्वपूर्ण लाइनें देख सकें। अक्सर आने वाली ग्राहक, हर हफ्ते अलग अलग आदमी। मैंने हमारे बेटे को टीवी की ओर भागते देखा जैसे वह उसे तोड़ना चाहता हो, जबकि बाकी रिश्तेदार एक साथ पूछ रहे थे कि यह क्या हो रहा है। राजेश, हमारा बड़ा बेटा, मेरे पास आया, मेरा हाथ पकड़ा और पूछा, पापा यह क्या है, आपने ऐसा क्यों किया? मैंने उसकी ओर देखा, मैंने उसकी आंखों में देखा और मैंने गुस्सा, डर और शर्म का मिश्रण देखा। मैंने यह किया, मैंने जवाब दिया, अभी भी शांत, क्योंकि तुम्हें सच जानने की जरूरत थी, क्योंकि मैं महीनों से अकेले भुगत रहा हूं और महीनों से तुम लोग मुझसे वह छिपा रहे हो जो तुम जानते थे। हम जानते थे? राजेश ने पूछा, लेकिन मैं जानता था कि वह सिर्फ नाटक कर रहा है। मैंने उसकी आंखों में पहले ही देख लिया था कि उसे पता था। वे सब जानते थे, लेकिन उन्होंने चुप रहना चुना। मैंने अपनी ताकत बहस में बर्बाद नहीं होने दी। मैंने टीवी बंद किया और कहा बिना चिल्लाए कि मैं इस घर में उस व्यक्ति के रूप में बहुत सह चुका हूं जिसे पागल करार दिया गया था। तुमने कहा कि मुझे डिमेंशिया है, मैंने कहा अपने बच्चों को देखते हुए, लेकिन सच तो यह है, बीमार तुम हो। तुम बीमार हो क्योंकि तुमने उस व्यक्ति से सच छिपाना चुना जो इसे जानने का सबसे ज्यादा हकदार था। मैंने असहर्याक है समझाया कि मैंने यह जश्न खराब करने के लिए नहीं किया, बल्कि इसीलिए किया क्योंकि यह सब वहीं से शुरू हुआ था। एक पोते से जिसमें अपने दादा को सच बताने की हिम्मत थी। मैंने राहुल की ओर देखा और मैंने उसे रोते हुए देखा, लेकिन उसे खुद पर गर्व भी था। शुक्रिया राहुल, मैंने उससे कहा, शुक्रिया क्योंकि सिर्फ तुम में मुझे सच बताने की हिम्मत थी। मैंने फिर पूरे कमरे को देखा। पड़ोसी चुप थे, नहीं जानते थे कि क्या कहें। रिश्तेदार फुसफुसा रहे थे, पूछ रहे थे कि क्या जो उन्होंने देखा वह सच है। मेरे बच्चे बस स्तब्ध थे, नहीं जानते थे कि स्थिति का सामना कैसे करें। और लता, वह सोफे पर बैठी थी, हाथों से चेहरा ढके हुए रो रही थी, लेकिन मुझे दया नहीं आई। मुझे कोई अपराध बोध नहीं हुआ। मुझे बस राहत महसूस हुई, राहत की आखिरकार झूठ खत्म हो गया। आखिरकार सबको सच पता चल गया। मैंने यह भी कहा कि उस दिन के बाद मैं उस छत के नीचे नहीं रह सकता। मैं तुम्हें मुझ पर विश्वास करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें लता से लड़ने या उसे छोड़ने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं बस तुम्हें सच्चाई दिखा रहा हूं, और अब जब तुम जानते हो तो तुम तय करो कि तुम्हें क्या करना है।
मैंने यह भी संकेत दिया कि जनकपुरी का हमारा वह छोटा घर मैं एक दिन राहुल के नाम कर दूंगा, बदला लेने के लिए नहीं, बल्कि यह याद दिलाने के लिए कि एक बच्चे ने चुपचाप झूठ का साथ देने के बजाय सच को चुना। राहुल, मैंने कहा, कि यह इस परिवार में एकमात्र व्यक्ति है जिसने मुझे धोखा नहीं दिया, और मैं उसे यह घर दूंगा ताकि कम से कम उसकी बहादुरी का उसे कुछ इनाम मिले। बोलने के बाद मैं घर से बाहर निकल गया। मैं गेट से बाहर चला गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने अपने पीछे चीखें सुनी, मेरा नाम पुकारते हुए, लता का रोना। लेकिन मैं रुका नहीं, मैं बस चलता रहा कोने तक, और वहां से मैंने एक ई रिक्शा लिया। अगले दिन मैं अपना कुछ सामान लेने घर वापस गया। घर में कोई नहीं था। सब गायब थे, शायद दोस्तों या रिश्तेदारों के यहाँ गए होंगे, या शायद लता चली गई पड़ोसियों का सामना करने से डरकर। मैंने कुछ कपड़े के दवाइयाँ और कुछ जरूरी कागज लिए। मैंने बाकी सब कुछ छोड़ दिया। मैंने दीवार पर लगी तस्वीरें, अलमारी में प्लेटें, वह फर्नीचर जो हमने बहुत पहले खरीदा था, सब छोड़ दिया। मैं गाजियाबाद में अपने भाई, भाई साहब, कुंवरबैन के पास चला गया, पड़ोसियों की नजरों से दूर और उस लिविंग रूम की यादों से दूर जहां उन्होंने वीडियो देखा था। उन्होंने बाहें फैलाकर मेरा स्वागत किया। ज्यादा सवाल नहीं पूछे। वे जानते थे कि मुझे बस सोचने और आराम करने के लिए एक जगह चाहिए। कभी कभी मुझे खबर मिलती है कि लता को मोहल्ले में बासेक का केके सवालों का सामना करने में मुश्किल हो रही है, कि वह अपने पोते पोतियों से नजरें नहीं मिला पा रही है। मैंने यह भी सुना कि उसने हमारा घर छोड़ दिया और मेरठ में अपनी बहन के पास चली गई। मैंने सुना कि राजेश और नीतू अभी भी मुझसे नाराज हैं, कह रहे हैं कि मैंने परिवार को बर्बाद करने के लिए राहुल के जन्मदिन का फायदा उठाया। मुझे उसकी तकलीफ में खुशी नहीं हुई, लेकिन मैं उस दिन को भी नहीं भूल सकता जब उसने सबको यह दिखाने का फैसला किया कि समस्या मुझ में है, उसमें नहीं। जब भी मैं लिविंग रूम के उस दृश्य के बारे में सोचता हूं, जहां एक साधारण रिमोट और एक यूएसबी ने उस शर्म को वापस कर दिया जिसे मैंने लंबे समय से दबा रखा था, तो मुझे याद आता है कि मेरा बदला उसका जीवन बर्बाद करने के बारे में नहीं था, बल्कि सच्चाई का बोझ उन लोगों के कंधों पर वापस डालने के बारे में था जो इससे बचने की कोशिश कर रहे थे। गाजियाबाद में एक छोटे से घर के सामने बेंच पर बैठे एक बूढ़े आदमी के रूप में मैं सड़क पर खेलते बच्चों को देखता हूँ और मुझे राहुल की याद आती है। मुझे नहीं पता कि बड़े होते हुए वह इस कहानी को कैसे लेगा, लेकिन मुझे पता है कि उसने मुझे कई बार फोन किया है, पूछा है कि मैं कैसा हूँ, कहा है कि वह मेरे लिए मौजूद है। और उन कॉल्स में मैंने महसूस किया कि भले ही परिवार टूट गया, फिर भी एक व्यक्ति है जो मुझ पर विश्वास करता है, जो मेरा समर्थन करता है, और जो जानता है कि असली गुनहगार कौन है। मुझे बस इतना पता है, उस दिन जब वह फोन पर चिल्लाया, क्योंकि उसने जो देखा था वह हमारे आसपास के कई बड़ों से ज्यादा सच्चा था, और विश्वासघात के दर्द और उस शांत बदले के बीच यही वह एकमात्र चीज है जिसके लिए मैं भगवान का शुक्रिया अदा कर सकता हूं। कुछ महीने बीत चुके हैं और मुझे अपने नए जीवन की आदत होने लगी है। यहां गाजियाबाद में शांति है, दिल्ली के शोर से दूर, उन पड़ोसियों से दूर जो मुझे जानते हैं। कभी कभी मैं सुबह टहलता हूं, कोने से ब्रेड खरीदता हूं और नए पड़ोसियों से बात करता हूं जो मेरे अतीत को नहीं जानते। कभी कभी या कि राहुल घर आता है मुझसे मिलने और हम उसके स्कूल, उसके दोस्तों और जीवन में उसके सपनों के बारे में बातें करते हैं। और हमारी हर बातचीत में मैं सोचता हूं कि भले ही मुझे चोट लगी, भले ही मेरा परिवार बिखर गया, फिर भी एक चीज बची है, सच्चाई। वह सच्चाई जिसे वे अब छिपा नहीं सकते, वह सच्चाई जो भले ही कड़वी हो, लेकिन झूठ में जीने से बेहतर है। और आज रात अपने भाई के घर के छोटे से कमरे में लेटे हुए मैंने छत की ओर देखा और सोचा कि आखिरकार मैं चैन की सांस ले सकता हूं। अब कोई दिखावा नहीं, कोई डर नहीं कि मुझे धोखा दिया जाएगा, कोई शर्म नहीं जिसे मुझे छिपाना पड़े। आखिरकार ताइलो कवाई साथे ही आजाद हूं। और वह आजादी, भले ही उसकी कीमत बहुत बड़ी थी, फिर भी उस परिवार से कहीं बेहतर है जो झूठ की नींव पर खड़ा था।